अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन डिस्कवर ओरिजिनल मौजूद है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे इंस्टॉल कर लें ताकि अगर यूट्यूब पर हमारी वीडियोस आपको नहीं मिल रही तो इस एप्लीकेशन पर आपको हमारी वीडियोस ज़रूर मिल जाया करेंगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको सर्चिंग में नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके हमारे इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। कल कुछ भी हो सकता है, इसका इन्हिसार तुम्हारे रवैये पर होगा। मेरा दोस्ताना सलूक देखकर तुम हैरान रह जाओगे। हम तशद्दुद और खून रेजी में यकीन नहीं रखते। डेविड स्टार्स अपने बदतरीन दुश्मनों को भी अपने हुस्न सलूक से ठिकाने लगाते हैं। बारहा हमारी लड़कियों ने दुश्मन को राम करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। दुश्मन दोस्त बन जाता है या फिर लड़कर हार जाता है, ये सब तुम मुझे बता रहे हो। मैंने हैरत से कहा, क्या तुमसे हारने का मतलब अपनी जिंदगी हारना नहीं होता? ये हार जीत लंबी दौड़ के किसी मुकाबले जैसी नहीं होती। मैं मुद्दत से तुम्हारी सफा की और संग दिली के खुले मुजाहरे देखता चला आ रहा हूं। मुझे किसी बच्चे की तरह बहलाने की कोशिश मत करो। इसका मतलब है कि तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम कल नहीं आओगे, उसका लहजा तल्ख हो गया। तुम्हारी नीयत के बारे में अपना इत्मीनान करने के बाद मैं जरूर आऊंगा। तुम जेरी फिश के नाम से कल 12 और 2 के दरमियान इमारत में दाखिल हो सकते हो। मेरा कोई आदमी रहनुमाई के लिए दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करेगा। मैं बेसाख्ता हंस पड़ा बहुत अच्छा नाम है। इससे मुझे हर लम्हे ये याद रहेगा कि मैं एक मछली हूं जिसे तुम अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी ये मंतकी सोच मुझसे मिले बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती। हम एक मुकद्दस नजरिए के तहत काम करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि खून का एक कतरा भी बहाए बगैर अपना हदफ पूरा कर सके। जब अपनी सलामती खतरे में पड़ जाए तो मजबूरन हमें हर हद फलांगनी पड़ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए तो पैर के नीचे आई हुई चूंटी भी तलवे में काट लेती है। एक लंबी बहस है। तुम अब तक चूंटियों को पकड़ पकड़ कर अपनी उड़ियों में रगड़ते रहे हो। इन्हें अपने दिफा में काटने का मौका नहीं देते। तुम क्या हो और क्या नहीं हो, कल ये बात खुल जाएगी। ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहकर आइजक बेल ने फोन बंद कर दिया। मैं कनखियों से देखता रहा था कि मेरी पूरी गुफ्तगू के दौरान में वीरा अपने दोनों हाथ कमर पर रखे मेरे सर पर खड़ी मुझे घूरती रही थी और गुफ्तगू के तूल पकड़ने पर रह रह कर किसी लड़ाका सांड की तरह फुनकारे मारने वाले अंदाज में गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैंने जो ही रिसीवर क्रैडल पर रखा वो घुर्राने लगी। तुम्हारी ये ड्रामेबाजियां मुझे रत्ती बराबर भी मुतासर नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। जरूर तोड़ो, मगर मैं इसका सबब जानना चाहूंगा। मैंने उसके तेवरों को नजरअंदाज करके बेपरवाही से कहा, अभी तुम किससे बात कर रहे थे? उसने जारहाना अंदाज में मेरे शाने पर हाथ मारकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, क्या हसरत और रकाबत से तुम्हारा दिमाग इतना ही माऊफ हो चुका है कि तुम्हें यह अंदाजा नहीं हो सका? ऐसी गुफ्तगू इस आग घंटी के सिवा और किसी से नहीं हो सकती। तुम यही जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर मुझे शुबा है किस तरह वक्त गुजार कर तुम मेरा गुस्सा काफूर हो जाने का इंतजार कर रहे थे। वो जलाए हुए और इश्तबा अमेज लहजे में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है। बाजुकात तुम्हारी ज़हनी रूह इस बुरी तरह बहकती है कि तुम्हें हर बात और हर चीज़ में कीड़े नजर आने लगते हैं। क्या तुम यकीन कर सकती हो कि इस वक्त जैनी के दफ्तर में इस आग घंटी बिल्कुल अचानक ही मेरे सर पर आ मौजूद हुआ था? मैं बहुत अफरा तफरी में वहां से भागा हूँ। शायद उसी ने जैनी को तुम्हारी दावत पर मजबूर किया होगा। वीरा की आवाज़ जहरीली होगी। खुदा के लिए इन शकों को शुबहात में पढ़ना छोड़ दो, वरना हम दोनों की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं गया था, तुमने भेजा था। इसकी सोच पर मेरा कोई इख्तियार नहीं था। वो गैर शादीशुदा जरूर है, मगर कचरवी में मुब्तला है। वीरा ने मेरी पूरी बात सुने बगैर दोबारा बोलना शुरू कर दिया। मुझे मालूम है कि वो दिल फेंक और रंगीन मिजाज कुत्तिया है। इसे मेरी गहरी दोस्ती रही है। उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मगर वो राह चलते मर्दों पर फरिश्ता होने वाली नहीं है। तुमने जरूर उसकी हौसला अफजाई की होगी। उसकी हौसला अफजाई के लिए यही एक बात काफी थी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और तुम ही ने मुझे उसके पास भेजा था। उसके दफ्तर में बैठकर मैं उसकी हर बेहुदा बात सुनने पर मजबूर था। उसे जरा भी तुरुश रोई का मुजाहरा करता तो वह हमारा साथ देने से इनकार कर सकती थी। अब उसकी दिलजोई के लिए कल किस वक्त उसके घर जा रहे हो? वीरा दिल ही दिल में मेरी बात की माकूलियत की कायल हो चुकी थी, मगर उसके लहजे की तलखी में जरा भी कमी नहीं आई थी। तुमने खंदा पेशानी से इजाजत देकर मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। मैं तुम्हारा पर्स या रुमाल नहीं हूं जिसे तुम अपनी मर्जी से अपनी बेरहा रूह सहेलियों को मुस्तार देती फिरो। उसे अपने हुस्न जमाल पर घमंड है तो हुआ करे, मैं उसका गुलाम नहीं हूं। मेरा बिगड़ा हुआ मूड देखकर वो ठंडी पड़ गई और जल्दी से बोली, तुम इससे लड़कर तो नहीं आए हो ना? मैं उसे कोई बड़ा काम लेने का मंसूबा बनाए बैठी हूँ।
वीरा की यह खास खूबी थी कि मेरे गुस्से के सामने बिल्कुल मोम की नाक बनकर रह जाती थी। मैं इससे दबता तो बस वो बेरहमी से मुझे दबाती ही चली जाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हम दोनों ही एक वक्त में तैश में आए हों। इसी वजह से हमारी दोस्ती खुश असलूबी से बरकरार और इस्तवार थी। इस वक्त माजी का वही तजर्बा मेरे काम आया था। काम गया भाड़ में। अब मैं दोबारा उस चुड़ैल की सूरत में नहीं देखूंगा। मैंने वीरा को मरऊब करने के लिए अपनी आवाज कतरे बुलंद कर ली। खुदा की पनाह, वो ऐसी नदीदी नजरों से मुझे घूर रही थी कि उससे घिन आ रही थी। मैंने खुद पर काबू पाकर आज बहुत मुश्किल से खुश इखलाकी का मुजाहरा किया, मगर आइंदा ये नहीं हो सकेगा। आइंदा के बारे में कुछ ना कुछ सोच लिया जाएगा। ये बताओ कि कल का क्या कर रहे हो? इस वक्त वीरा के जहन पर सिर्फ और सिर्फ मेरी और लिली बर्नार्ड की मुजव्वज़ा मुलाकात का तजस्सुस सवार था। मैंने उसे बताया है कि मैं मसरूफ हूँ, जब भी फुर्सत हुई खुद उससे रब्ता कर लूंगा। उल्लू की पट्टी, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। मेरा वो जवाब सुनते ही वीरा का चेहरा खिल उठा और वह पूरे खलूस से मेरी दिलजोई में मसरूफ होगी। उसकी हज़ाना सोच की तस्कीन के लिए इतना ही काफ़ी था कि उसकी दिलकश और खूबसूरत सहेली मुझे मुतासर करने में बुरी तरह नाकाम रही थी। गनीमत यह था कि वीरा को मेरा ज़हन पढ़ लेने में गैर मामूली मलका हासिल नहीं था, वरना वो ये जानकर जल भुन कर कबाब हो जाती कि इस वक्त भी जैनी का सहर अंगेज सरापा रह रहकर मेरी नज़रों में घूम रहा था। वैसे तो मगरिब में गोरी रंगत और नीम उरिया पहनावे की वजह से कमोबेश हर लड़की ही दूर से खूबसूरत नजर आती है, लेकिन जैनी वाकई लाखों में एक कही जा सकती थी। ये ऐसी तल्ख और संगीन हकीकत थी जिसका इंकशाफ वीरा को हद से ज्यादा मुश्तइल कर सकता था। वीरा काफी जतन के बाद मेरा मसनूई गुस्सा काफूर कराने में कामयाब हो चुकी। मुझे मनाने के लिए वो जिस वालियाना अंदाज से मेरी खुशामद कर रही थी, इससे मुझे लुत्फ आ रहा था। आखिरकार मेरे खिंचे हुए होंठों पर मुस्कुराहट की पहली नरमी नमूदार हुई। तुझे याद आया कि मैं जैनी से कुछ कागजात लेने के लिए आइजक बेल के दफ्तर की तरफ गया था। वो जिक्र छेड़ते ही मैं ब्रीफ केस की तरफ लपका और उसे खोलकर बेताबी से खाकी रंग का वो लिफाफा निकाल लिया जो जैनी ने मेरे हवाले किया था। मेरी मजीद किसी कार्रवाई से पहले वीरा ने वो लिफाफा मेरे हाथ से झपट लिया और चंद कदम दूर हटकर उस पर लगा हुआ टेप हटाने में मसरूफ हो गई। लिफाफा खोलने पर इसमें से मुतअद्दिद कागजों की नकूल के एक पलंदे समेत सब्ज रंग की पतली सी एक फाइल और 2 बड़ी तस्वीर बरामद हुई। मैं तजस्सुस आमेज अंदाज में वीरा के करीब जा पहुंचा। फोन पर मैं एक मुद्दत से आइजक बेल की आवाज़ सुनता चला रहा था। इस रोज़ मैंने चंद फुट के फासले से इसकी बराह रास्त आवाज़ सुन ली थी, मगर मैं अपने खून के प्यासे के चेहरे से यकसर नाआशना था। वो दोनों कैमरे से ली गई रंगीन तस्वीर थी। इनमें एक बड़ा ग्रुप फोटो था जिसमें खड़े हुए अफराद के आगे कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की कितार थी। ये बकिया अफराद कुर्सी नशीनों के कदमों में बैठे हुए थे। 25-30 मर्दों और औरतों के इस ग्रुप में एक कुर्सी नशीन के चेहरे के गिर्द सुर्ख मार्कर से दायरा लगा दिया गया था। शायद जैनी ने हमारे हरीफ की निशानदही के लिए वो दायरा बनाया था। मेरी नजरें इस तस्वीर पर जम कर रह गई थी। शफाफतसों वाली सुनहरे और बारीक फ्रेम की ऐनक के पीछे उसकी रोशन और बड़ी बड़ी आंखें उसकी जहानत की अक्कासी कर रही थी। वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, मगर यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो बेशतर अमरीकियों की तरह दराज कामत और कबील जुस्सा शख्स था जिसे आसानी से जेर करना मुमकिन नहीं था। इस तस्वीर का जायजा लेते हुए वीरा ने पुरख्याल अंदाज में अपना सर हिलाया और फिर नीचे वाली तस्वीर निकाल ली जो बहुत वाज़ेह थी। इस तस्वीर में आइजक बेल तकरीर करने वाले अंदाज में एक रोस्ट्रम के पीछे खड़ा था। रोस्ट्रम पर कई हिस्सास माइक नजर आ रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि इस तस्वीर में आइजक बेल के तीखे बल्कि मकाराना खदोखाल बहुत वाज़ेह नजर आते। मैंने उसका नाम सिर्फ सुना था, आज सूरत भी देख ली। मुझे यकीन है कि मेरा बाप इसी की बेआवाज राइफल से निकली हुई गोली का निशाना बना होगा। वो तस्वीर पर नजरें जमा कर बोली, शायद तस्वीर देखने के बाद तुम्हें इस वाक़े की कोई गुमशुदा कड़ी मिल गई है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए ताइद तलब लहजा में कहा, मैं इसका नाम भूल गई थी मगर यह चेहरा मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। यह न्यूयॉर्क शूटिंग क्लब का एक ओहदेदार है और 2 साल पहले राइफल शूटिंग चैंपियन भी रह चुका है। तुम्हारा ख्याल है कि कोई साबिक शूटिंग चैंपियन ही व्हाइट हाउस के बाहर तुम्हारे बाप को अपनी बेआवाज गोली का निशाना बना सकता था? मैंने पूछा। अगर वो साबिक चैंपियन आज डेविड स्टार्स और शी का सरबराह है तो मेरा यह ख्याल ऐसा गलत भी नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कराए कि किसी मामूली कातिल को सौंपी नहीं जा सकती। इस पर रिसर्च बाद में भी की जा सकती है। फिलहाल ये फाइल या कागजात मुझे दे दो, पता तो चले कि जैनी ने हमारे लिए कौन सा कारनामा सरंजाम दिया है। मेरी तवक्का के मुताबिक वीरा ने कागजों का पलंदा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं कागजों का जायजा लेने में मसरूफ हो गया। वीरा ने सब्ज फाइल खोल ली। वो रिंग्स की कारोबारी सरगर्मियों की बेशतर सरगर्मियों पर अजमाली रोशनी डालने वाले कागजात की नकूल थी। इस एतबार से इनमें से हर कागज बहुत अहम था। कागज की वर्क गर्दानी करते हुए मेरी नजरें उस कागज पर मरकूज हो गईं जिस पर रिंग्स के मुस्तकिल गाहकों की ताज़ा तरीन फहरिस्त का उन्वान दर्ज था।
हरूफ तहज्जी के एतबार से छापी हुई इस तवील फहरिस्त पर एक सरसरी से नजर डालते ही मैं FBI, CIA, नासा, पेंटागन और फेडरल रिजर्व से लेकर व्हाइट हाउस तक में रिंग्स के असर रसूख का अंदाजा लगाने में कामयाब हो गया। इस फहरिस्त में अमेरिका के बेशतर अहम तरीन वफाकी इदारों के नाम शामिल थे। यह जरूरी नहीं था कि वो इदारे भारी रकूम, हिसास आलात, कीमती हथियारों, तमस्कात, दस्तावेजात और दूसरी गिरां कदर अशिया की नकलो हमल में सिर्फ रिंग्स की खिदमात से इस्तेफादा करती हूँ। आम तरीन नुकता यह था कि आइजक बेल को अपने कारोबारी इदारे की वजह से इन तमाम मकामात तक रसाई की सहूलत हासिल थी। जहाँ अमेरिका के सिवा दुनिया के बहुत से मुल्कों की तकदीर के फैसले होते थे। ये सब बिल्कुल नाकाबिले फहम है। वीरा की बुड़बड़ाहट ने मुझे चौंका दिया। मैंने सर उठाया तो वो सब्ज फाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कह रही थी, तुम भी एक नजर डाल लो, चाहे तुम इस जिन्नाती जुबान को समझ सको। मैं दिल की बढ़ती हुई धड़कनों के साथ वो पुरस्रार सब्ज फाइल वीरा के हाथ से ले ली, जिसका एक लफ्ज भी वीरा के पल्ले नहीं पड़ सका था। अपने कागजात मैंने उसे दे दिए। वो हल्के बादामी रंग के दबीज और कीमती कागज के 5 सफ़ात थे जो गालबन किसी कंप्यूटर प्रिंटर से निकाले गए थे। तहरीर में जहां भी हिंसे इस्तेमाल हुए थे वो समझ में आ रहे थे, लेकिन मैं पहले सफ़े का एक लफ्ज भी पढ़ने में कामयाब नहीं हो सका। मुझे अपनी अंग्रेजी की इस्तेदाद पर कभी भी नाज नहीं रहा। हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए कोशां रहता हूँ, मगर मैं इतना कोरा भी नहीं था कि इन 5 सफ़ात का कोई लफ्ज भी न पढ़ पाता। सारी इबारत बड़े यानी कैपिटल हरूफ में लिखी गई थी, छोटा हर्फ कहीं नहीं था। अल्फाज इस कदर बोंगे और बेतुके थे कि इनका कोई भी तलफ्फुज़ दुश्वार था। 5 सफ़ों के इख्तिताम पर 2 कुशादा सतरों में ऊपर नीचे 4 कलमी दस्तखत थे। 2 दस्तखत काली स्याही से किए गए थे, तीसरे में सब्ज और चौथे में नीली रोशनाई इस्तेमाल की गई थी। नीले रंग में किए गए आखिरी दस्तखत के नीचे जैनी ने पेंसिल से हल्का सा करास बनाकर यह बताने की कोशिश की थी कि वो आइजक बेल के दस्तखत थे। सब्ज फाइल में लगे हुए इन कागजों पर काफी देर तक सर खपाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो कोई गैर मारूफ खुफिया जुबान थी जिसे समझ ना हर कस नाकस के बस की बात नहीं थी। इस तहरीर, इसके नामालूम मतन और इस पर मौजूद 4 दस्तखतों के साथ कागज की गैर मामूली दबाजत और साख्त भी मेरे महल्ले नजर थी। मैंने फाइल में से कागज निकालकर उसे रोशनी के रुख पर देखा तो मुझे इसमें बने हुए खास किस्म के वाटर मार्क नजर आए, जिनमें व्हाइट हाउस के हरूफ वाज़े तौर पर पढ़ने में आ रहे थे। इस अचानक दरियाफ्त और मेरा दिल बलियों उछलने लगा। जरा ये तो देखो, मैंने वो कागज वीरा की तरफ बढ़ाते हुए हैजान अमेज लहजा में कहा। वीरा इस कागज के साथ मेरा सलूक देख चुकी थी। उसने कागज को चुटकी में थाम कर रोशनी के रुख पर फिजा में किया और इस तरारी अंदाज में अपनी जगह से उछल पड़ी। ये तो व्हाइट हाउस के मोनोग्राम है। ये कागज खास तौर पर अमेरिका के अवान सदर के लिए बनाया हुआ मालूम होता है। हैरत और खुशी से उसकी आवाज कांप रही थी। व्हाइट हाउस की स्टेशनरी पर छपे हुए इन 5 नाकाबिले फहम सफात के इख्तिताम पर किसी एक फर्द के दस्तखत होते तो यही कहा जा सकता था कि वह सदर अमेरिका के किसी नायब या एहलकार का जारी किया हुआ कोई हुक्मनामा है। लेकिन वहां 4 अफराद के दस्तखतों से कुछ यूं जाहिर होता है जैसे वो व्हाइट हाउस और कुछ नामालूम लोगों के दरमियान होने वाले किसी खुफिया मुआहदे का मुसव्वदा हो। तुम ठीक कह रहे हो। वीरा एक मरतबा फिर रोशनी के सामने इस कागज का जायजा लेते हुए बोली। जैनी ने एक बहुत अहम दस्तावेज पर हाथ डाला है। हो सकता है कि यह रिंग्स और व्हाइट हाउस के दरमियान होने वाले मुआहदे का मुसव्वदा हो। इसे पढ़कर यह मालूम हो सकता है कि इसहाक व्हाइट हाउस के लिए कौन सी खुफिया खिदमात अंजाम दे रहा है। वो कोई आम कारोबारी मुआहदा होता तो इसमें नामानूस जुबान इस्तेमाल करने का कोई जवाब नहीं था। मकासद को खुफिया रखने के लिए ही ऐसा कोई कदम उठाया जाता है। मैंने वीरा के हाथ से वो कागज लेकर फाइल में लगाते हुए कहा, अब अव्वल खान की मदद नागुज़ीर हो गई है। इन कागजात को वही क्रिप्टोग्राफी के किसी माहिर से डिकोड करा सकेगा। फिर इससे बात करो। वीरा ने फौरन ही नादरशाही हुक्म सादर कर दिया। इसे वैसे भी बात करनी जरूरी हो गई है, मैंने पुरतफक्कुर अंदाज में कहा। इसाक ने कहा है कि कराची का एटमी बिजली घर 2 रोज से खामोश है और अब वहां वीरानी ही वीरानी राज करेगी। अव्वल खान इससे पहले ही कराची में लोड शेडिंग का जिक्र कर चुका था। इसने कैनोब का जिक्र नहीं किया था। इस बारे में उससे तफसील से बात करनी पड़ेगी। खुदा खैर करे। वीरा बेसाख्ता बुड़बुड़ाई। पता नहीं ये लोग कैनोब के दुश्मन क्यों हो रहे हैं। अभी कुछ ही अरसे पहले इस पर बारूदी पेटियों से लदा हुआ एक जहाज गिराने की साजिश की गई थी। फिर मदन मोहन ने सलीम अकबर खान के जरिए वहां की खुफिया नक्शे हासिल करने की कोशिश की और अब तुम इसाक घंटी की नई कहानी सुना रहे हो। वीरा उलझ रही थी, लेकिन मेरे लिए वो साजिशें काबिल फहम थी। भारत और उसके हवारियों की शह पर इन दिनों पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम को आलमी ज़राए अबलाग से पूरी शद्दोमत से उछाला जा रहा था। रिपोर्टिंग के नाम पर ऐसे ऐसे सनसनीखेज फिक्शन सुनाए और दिखाए जा रहे थे जैसे पाकिस्तानी एजेंट और मखसूस सफारतकार
शर्लॉक होम्स जैसे किताबी सुराग रसां से भी ज्यादा काबिल और माहिर होकर पूरे मगरिब के लिए हवा बन चुके हों। सारा जोर इस बात पर था कि कराची के एटमी बिजली घर के लिए दरआमद किया जाने वाला एटमी ईंधन वहां पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंस्पेक्टरों की आंखों में धूल झोंकर हर खेप में से चोरी जारी थी और वहां से चोरी किया जाने वाला ईंधन पाकिस्तान की नामालूम तजर्बागाहों में एटम बमों की तैयारी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। इस वक्त तक एटमी ईंधन को अफजूदा करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेमिसाल कामयाबियों का राज फाश नहीं हुआ था। पाकिस्तान के दुश्मनों को कामिल यकीन था कि पाकिस्तान के होलनाक जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद कैनोब से चुराए हुए ईंधन पर रखी गई है। भारत और इसराइल को खदशा था कि पाकिस्तान ने एटमी ताकत हासिल कर ली तो मशरिक में ताकत का तवाजुन बुरी तरह बिगड़ कर पाकिस्तान के हक में चला जाएगा और इनकी चुदराहट के ख्वाब खाक में मिल जाएंगे। ऐसे में कैनोब के खिलाफ तवातुर से की जाने वाली साजिशें बाइद अज फहम नहीं थी। पाकिस्तान आलमी इदारों से किए हुए माहिदों की मुकम्मल पासदारी कर रहा था। इसके अज़ाइम के बारे में अफवाहें पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही थी। सबूत किसी के पास नहीं था। सबूत न होने की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ किसी खुली कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। ताकत के नशे में चूर कोई सुपर पावर कोई तकरीबी कदम उठाती तो उसके खिलाफ राय आमा का एक तूफान खड़ा हो सकता था जिसका सामना करना आसान नहीं था। इन बखेड़ों से बचने के लिए इन जाने पहचाने दुश्मनों ने साजिशों का डोल डाला था जिनके डांडे दूर तक फैले हुए थे। वीरा व्हाइट हाउस के बासियों के बारे में पूरे एतमाद से और बेदरेग यूं बात करती थी जैसे उसने अपना पूरा लड़कपन इक़्तिदार और जबरूत के इससे नाकाबिले शिकस्त कले में गुजारा हो। मैंने कभी उसे झूठा नहीं समझा लेकिन उसकी कही हुई हर बात पर पूरी तरह यकीन भी नहीं किया था। इसरो रिंग्स के दफ्तर में आइजक बेल की मेज की दराजों के पीछे से 5 वर्ग की सब्ज फाइल हाथ आने के बाद इस साजिश के किरदारों के बारे में पहला सबूत सामने आ गया था। एक तरफ आइजक बेल कैनोब की तबाही की मनहूस खबर सुना रहा था और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस किसी खुफिया मुआहदे का फरीक बना बैठा था जहां गुसल और सबर आजमात जुदोजहद के साथ बहुत धीरे धीरे सरबस्ता राज खुल रहे थे। इसी के साथ साथ बहुत कुछ गडमड होता भी नजर आ रहा था। पहले यूं लगता था जैसे हेरोइन की सरपरस्ती करने वाले मौत बांटने वालों का टोला अपनी बेअंदाजा आमदनी के सहारे पाकिस्तान को ताख्तु ताराज करने पर तुल गया हो और पूरा खेल इन स्मगलरों का फैलाया हुआ हो। मगर आइजक बेल के दफ्तर से व्हाइट हाउस के 5 मतबू कागज मिलने के बाद वो तिलिस्म बिखरता हुआ नजर आ रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और तकरीब कारी ने हेरोइन के काले धन से जन्म नहीं लिया था बल्कि इन दुश्मनों ने ही एक मुअस्सर हरबे के तौर पर हेरोइन को पाकिस्तान की सरहद के दोनों जानिब बखेर दिया था। इन दुश्मनों में भारत, इसराइल और डेविड स्टार्स के चेहरे शनासा थे और चौथी तस्वीर व्हाइट हाउस के मुस्तनद रूप में सामने आ रही थी। वो छुरी और खरबूजे वाला मामला था जिसमें पाकिस्तान खरबूजा बना हुआ था। 2 धारी छुरी की एक धार मौत बांटने वाले तेज कर रहे थे, दूसरी धार दुश्मन तेज कर रहे थे। इन साजिशों की बेकुनी करने वाले तनख्वाहदार उम्माल और अहलकार जो कुछ भी कर रहे हों। नतीजा सामने था कि साजिशें रोज बरोज जोर पकड़ रही थीं और इनका मुकाबला करने वाले गुमनाम और बेनवा सिपाहियों में से एक अनकरा के फौजी अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा अपनी सेहत याबी का मुंतजिर था। दूसरा कराची में बरसे बेकार था और मैं वीरा समेत न्यूयॉर्क जैसे बेरहम और तेज रूह शहर में भटक रहा था। अचानक मुझे याद आया कि बज़ाहिर बद्रीनाथ भी इस लड़ाई में हमारा साथी बन चुका था। न्यूयॉर्क में आइजक बेल के दफ्तर का पहला सुराग उसी ने दिया था। इसकी दी हुई CSD नेहा में इस काबिल किया था कि मैं बेखौफ खतर होकर आइजक बेल से बात कर रहा था। होटल से पाकिस्तान फोन न करना मेरा एक असूली फैसला था जो हिफ्ज़ मातुकद्दम के लिए जरूरी था। अव्वल खान से बात करने के लिए मुझे होटल से बाहर जाना पड़ता जबकि बदरी के कजन श्याम नाथ को मैं कमरे से फोन कर सकता था। मैंने फौरन रिसीवर उठा लिया। पहली घंटी बजते ही श्याम नाथ ने फोन उठा लिया। मामूल के मुताबिक उसकी आवाज नशे से बोझल थी मगर वो नशे में नहीं था। मेरी आवाज पहचानते ही चहकने लगा। यार गुरनाम, और तुम्हारी और बदरी की रास खूब मड़ती है। इधर वो कोई पैगाम देता है और उधर तुम फोन खड़का देते हो। वो साड़ा अपना कजन है लेकिन अपने साथ उसकी कभी इतनी नहीं बनती। क्या उसका फोन आया था? वो इस वक्त है कहाँ? मैंने इश्तियाक से पूछा। वो वर्जीनिया में मौज कर रहा है। इस मरतबा उसकी परवाज ऊंची मालूम होती है। उसने अपना कोई पता या फोन नंबर छोड़ा है? मैंने अगला सवाल किया। वो रेजिमेंट के किसी होटल में ठहरा हुआ है। कागज कलम मौजूद है तो उसका फोन नंबर लिख लो। उसने मुझे जेफरसन होटल के कमरा नंबर 20 के साथ रिचमंड का एरिया कोड और होटल का फोन नंबर लिखवाने के बाद कहा, इससे जल्द ही बात कर लेना। वो खासा बेचैन था। तुम बेफिक्र हो, मैं भी उस बुलबुल की आवाज़ सुनने को तड़प रहा हूँ।
उसने एक जोरदार कहका लगाया। अपनी आदत के मुताबिक मुझे जल्दी मिलने और महफिल जमाने की हदायत की और मुख्तसर से गपशप के बाद फोन बंद कर दिया। मैंने महसूस किया कि मुद्दत से अमेरिका में रहने के बायस चांदनाथ पूरी तरह वहीं के रंग में रंग गया था। मनचले नौजवानों की तरह जिंदगी की भारी जिम्मेदारियों से फरार, अपनी जरूरियात के लिए लुंगर लंगोट कसकर कमाना और फिर इस कमाई को अपनी जाती खुशियों के लिए बेदुरेग खर्च करना उसका वतीरा बना हुआ था। मुझसे खासी बेतकल्फी हो जाने के बावजूद उसने फ़ोन पर मुझे ज़्यादा वक्त नहीं दिया था, क्योंकि इन औकात में उसके रेस्तोरां में काम का दबाव शुरू हो जाता था। औकात कार में अपने मनसब की जिम्मेदारियों से आंखें बंद करके यार दोस्तों और शनासाओं से गपशप में वक्त बर्बाद करने का तसव्वुर वहाँ मालकान में पाया जाता था और ना मुलाजमीन वक्त की इस ज़ियाफत का तसव्वुर कर सकते थे। मुझे अव्वल खान से बात करने के लिए होटल से बाहर जाना था। मैंने सोचा कि बद्रीनाथ को भी पब्लिक बूथ से ही फ़ोन कर लूँगा, मगर वीरा ने मुझे मजबूर किया कि मैं बद्री से इसके सामने बात करूँ।